तो इसका मतलब गाय मर गई थी और तलाक हो गया था। अब गाय के बाद और ट्रिपल तलाक से थोड़ा आगे बढ़ते हुए दूसरा आधार देखते हैं। ट्रिपल तलाक को हल करने की इस दुविधा को, सार्वजनिक और निजी जीवन की दुविधाएं जहां टकराती हैं उनको कैसे हल करें, ये हम लोग सीख रहे थे। उसमें दूसरा आधार बताया होगा पहचानों के क्रम के आधार पर। ठीक है, पहला आधार बताया संगतता। संगतता के आधार पर क्या कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस आधार पर बना है, किस आधार पर बना था? ये बना था कि अल्पसंख्यकों को समानता मिले, अल्पसंख्यकों को अपने नियम बनाने की आजादी मिले, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक मामलों में न्याय मिले। तो कहा था ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श पर। लेकिन ट्रिपल तलाक में ये स्त्रियों से वही स्वतंत्रता, समानता और न्याय छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे धर्म में जो बात लिखी गई है या धर्म की जो मान्यता है वो चाहे स्वतंत्रता के साथ संगत हो या नहीं, समानता के साथ संगत हो या नहीं, वो तुम्हारे ऊपर लागू होगी। तो हमने सीखा था कि एक तरफ अपने लिए बहुसंख्यकों से स्वतंत्रता, समानता, न्याय की मांग करना और दूसरी तरफ अपने समुदाय की स्त्रियों की वही स्वतंत्रता, समानता और न्याय छीन लेना, ये दोनों बातें परस्पर असंगत हैं। इसलिए ट्रिपल तलाक वाले मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टैंड है कि राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो गलत है। आप राज्य को तभी किसी निजी मामले में हस्तक्षेप करने से रोक सकते हैं जब जिन मूल्यों पर आपने कोई अधिकार हासिल किया उन्हीं मूल्यों का आप हर समय पालन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि खुद तो आप चाहें कि बहुसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व से बचने के लिए हमको निजी कानून बनाने का अधिकार मिले, लेकिन आप खुद अपने समुदाय की स्त्रियों पर वही प्रभुत्व थोप दें। अगर प्रभुत्व से बचना नैतिक है तो फिर संगत आधार से बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व को बचाना भी नैतिक होगा और पुरुषों के प्रभुत्व से स्त्रियों को बचाना भी नैतिक होगा। संगतता से हमने ऐसे ट्रिपल तलाक के मुद्दे को हल किया था। अब जरा आइए, दूसरा आइडिया कहा था पहचानों के क्रम के आधार पर। पहचानों के क्रम के आधार पर इससे भी हम इस दुविधा को हल कर सकते हैं और फिर यूपीएससी की एक दो दुविधा देखेंगे और देखेंगे कि आप उसको हल कर पा रहे हैं या नहीं। पहचानों के क्रम के आधार पर दुविधा का समाधान। ठीक है, ये कुर्ता उड़ता इसलिए पहनना पड़ता है कि पीडब्ल्यू वाले 2 साल से ये टी शर्ट भेज रहे हैं। 2 साल पहले एक बार भेजी थी, अब वो फेड वेड हो गई और टी शर्ट वो आ ही नहीं रही। तो ये कुर्ता विरोध का प्रतीक है। भाई एक आध दिन ऐसे पढ़ाऊंगा तो कम से कम ढंग का कोई टी शर्ट वशर्ट तो भेज दोगे। तो ये विद्रोह और विरोध दोनों का प्रतीक है। वो एक लाइन तुमने सुनी होगी, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखी है, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। कहानी है कि रामचंद्र समुद्र से जाना चाहते थे और रास्ता मांग रहे थे। 3 दिन समुद्र की पूजा की और समुद्र से कहा भाई रास्ता दे दो, हम लोग लंका जाना चाहते हैं, वहां मेरी पत्नी सीता बंदी। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अब आप जानते हैं पुरानी कहानियों में, सारी धार्मिक कहानियों में समुद्र, नदी, पेड़ पौधे सबको देवता बना देते थे। नहीं दिया समुद्र ने रास्ता। तो तीसरे दिन राम को गुस्सा आया और गुस्से में राम ने धनुष पे बाण चढ़ाया अपना और कहा रास्ता नहीं दे रहे हो तो अब तुम सूख ही जाओ, पूरा समुद्र सूख जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा उधर से। तो समुद्र तुरंत, उसका देवता तुरंत बाहर आ गया। उस पर तुलसीदास ने लिखा कि विनय न मानत जड़ जड़, ये जो समुद्र है जड़ समुद्र, इसको विनय की भाषा समझ में नहीं आई और राम ने जब भय दिखाया समझ में आ गया। मैं भी कई बार कह चुका कि भाई कुछ कपड़े लत्ते भेज दो पढ़ाने लिखाने के लिए। अब कोर्ट का समय तो गया, टी शर्ट का समय आ गया है, ये मान ही नहीं रहे। अरे ईमेल फीमेल में नहीं करता यार, कहाँ ईमेल करता फिरूंगा, ये सब मेरे बस का थोड़े। तो ये काम नहीं है। तो चलिए खैर, आज वो जो वस्त्र आभूषण है पीडब्ल्यू का वो उपलब्ध नहीं है। टी शर्ट फिटेड है और है भी वो पुरानी टी शर्ट है, बड़ी पॉलिस्टर की अजीब सी है। 2 साल पहले जब ज्वाइन किया था तो सभी जो टीचर हैं प्रियंका जी, वो पीडब्ल्यू के पेरोल पर है ना, वो जाते हैं वहाँ, उसके एम्प्लॉय होते हैं। 2 तरह के टीचर होते हैं सर जो पीडब्ल्यू पढ़ाते हैं, तो उसके परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो रोज जाते हैं पीडब्ल्यू में, उनका ऑफिस वहाँ होता है। कुछ टीचर्स ऐसे हम जैसे जो इंडिपेंडेंट है, फ्रीलांसर एक तरह के, हम कुछ और जगहों पर पढ़ा लेते हैं, तो उनका पीडब्ल्यू के ऑफिस में जाना नहीं होता ना। सारे स्टूडियो मैंने बताया कि हमारे अपने ही होते हैं जहाँ से पढ़ाते हैं, तो इसलिए पीडब्ल्यू के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उससे कनेक्ट नहीं रहता है। तो वो समय समय पर खुद ख्याल रखते हैं इसका, अब नहीं रखा है तो देखेंगे कल। अब आइए जरा वापस। तो ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे होता है, वैसे मजबूरी का नाम कुर्ता है। चलिए, पहचानों के क्रम के आधार पर दुविधा कैसे हल करेंगे इसको समझिए। पहचान में देखो दुविधा हल करने का एक तरीका है। इस तरीके को हम कैसे कहते हैं, पहचान कई तरह की होती है, इसको भागों में कई बांट लेते हैं। एक पहचान है प्राथमिक पहचान, एक पहचान है द्वितीयक पहचान, प्राइमरी आइडेंटिटी, सेकेंडरी आइडेंटिटी।
प्राइमरी आइडेंटिटी, सेकेंडरी आइडेंटिटी। दूसरा है संकीर्ण और व्यापक पहचान। व्यापक पहचान और संकीर्ण पहचान। और तीसरा है स्थायी पहचान और परिवर्तनशील पहचान। तीन तरह की पहचान हो सकती है। इनमें मान लो दो पहचान आपस में टकरा जाए, दो पहचान आपस में टकरा जाए, तो जो बाईं तरफ लिखा है प्राथमिक, व्यापक, स्थायी, इसको प्रेफरेंस मिलेगी। मैं समझा देता हूं प्राथमिक क्या, द्वितीयक क्या है, स्थायी क्या है, परिवर्तनशील क्या है, संकीर्ण क्या है, व्यापक क्या है। इसी में आप कह सकते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम भी हो सकता है। जब इस तरह की दो पहचानों के मध्य टकराव हो तो हमेशा द्वितीयक के ऊपर प्राथमिक को, संकीर्ण के ऊपर व्यापक को और परिवर्तनशील के ऊपर अस्थायी पहचान को प्रेफरेंस मिलेगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, कौन सा आप अलादीन का चिराग लेके आए, कुछ समझ में बात नहीं आई। हाँ तो बात समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले चैट करना बंद करो, ध्यान से बात सुनो। कई बार बताया है जो पढ़ाऊंगा किताब में नहीं मिलेगा, यूपीएससी से सवाल पूछता है, तो ध्यान से बात सुनो। देखो जैसे मान लो एक व्यक्ति कोई हो जिसको हम कहते हैं कि मनुष्य है, यही मनुष्य मान लो भारतीय है, भारतीय होने के साथ मान लो यही ब्राह्मण है, या हिंदू कर दो, चलो हिंदू है, उसके साथ ये मान लो ब्राह्मण है, उसके साथ मान लो ये और कोई पहचान इसके भीतर रख दो, कोई ब्राह्मण में भी सरयू पारीण ब्राह्मण है। अब ये पहचान जो छोटी होती जाती है ना, उसको कहते हैं द्वितीयक। इसका मतलब एक ही व्यक्ति की कई पहचान है, वही आदमी मनुष्य, वही भारतीय, वही हिंदू, वही ब्राह्मण। तो जब हम बात करेंगे किसकी, मनुष्य और भारतीय की, तो किसका दायरा बड़ा है, मनुष्य का। सारे भारतीय मनुष्य हैं लेकिन सारे मनुष्य भारतीय नहीं है, मनुष्य का दायरा बड़ा है। ऐसा कुछ है, यह है मनुष्य, इसी मनुष्य के भीतर भारतीय, इसी के भीतर अमेरिकी, इसी के भीतर पाकिस्तानी, इसी के भीतर अरबी, इसी के भीतर स्पेनिश, सब इसी के भीतर है। इसका मतलब मनुष्य की पहचान ज्यादा बड़ी है, तो मनुष्य की पहचान हो जाएगी प्राथमिक और भारतीय पहचान हो जाएगी द्वितीयक। लेकिन भारतीय और हिंदू की पहचान में टकराव हो तो भारतीय पहचान हो जाएगी प्राथमिक, हिंदू हो जाएगी द्वितीयक। हिंदू और ब्राह्मण की पहचान में टकराव हो तो हिंदू पहचान हो जाएगी प्राथमिक, ब्राह्मण हो जाएगी द्वितीयक। रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन रीजनिंग बहुत बढ़िया पढ़ा सकता हूं। मैंने यूनिवर्सिटी में भी रीजनिंग पढ़ाई है, जिसको तुम वेन डायग्राम से पढ़ते हो, लॉजिकल रीजनिंग। उसका जो पेपर होता था, मेरे ग्रेजुएशन में पेपर था, उसमें मुझे 75 में 75 मार्क्स आए थे। तो रीजनिंग में मेरा एक्सपर्टीज और लॉजिक, मैंने यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉजिक पढ़ाया है, तो लॉजिक मेरा स्ट्रॉन्ग फोटे रहा है। इसलिए जितने सवाल होते हैं ना, वो सभी कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते कबूतर हैं, इसलिए कुछ गधे कबूतर हैं। वो सारा जो तुम वेन डायग्राम में पढ़ते हो, लिखते हो, वो सब सवाल करने के कई तरीके होते हैं, उसको मैंने बहुत पढ़ाया है। और लॉजिक में बहुत सारे और भी सिद्धांत हैं। तुम जो लॉजिक पढ़ते हो वो तुमको ट्रिक से करवाया जाता है। हम लोग जो पढ़ाते हो उसकी थ्योरी कैसे बनी जिससे तुम ट्रिक तक पहुंचते हो। तो चलो अभी तो लॉजिक छोड़ो और ये वेन डायग्राम छोड़ो, अभी समझो इस बात को। अब आइए, जब तक सीसेट कंपलसरी पेपर होता था, सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे, केवल क्वालिफाइंग नहीं था, तब तक लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने का काम मैं करता था। और मेरे बैच में हर साल हजारों स्टूडेंट्स आते थे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने के लिए। जब सीसेट क्वालिफाइंग हो गया तो मैंने उसको पढ़ाना बंद कर दिया। तो पेपर में पढ़ाता था उसमें सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। आइए अब ये देखिए जरा, तो इसमें क्या देख रहे हो, मनुष्य की पहचान जो है ये हो जाएगी प्राथमिक और भारतीय की पहचान हो जाएगी द्वितीयक। भारतीय और हिंदू में अगर बात करेंगे तो भारतीय की पहचान हो जाएगी प्राथमिक और हिंदू हो जाएगी द्वितीयक। इसका मतलब है कि पहचान में जिस पहचान का दायरा बड़ा होता है उसको प्राइमरी आइडेंटिटी कहते हैं, जिस पहचान का दायरा छोटा होगा वो सेकेंडरी आइडेंटिटी है। प्राइमरी आइडेंटिटी और सेकेंडरी आइडेंटिटी में टकराव हो जाए तो क्या करोगे, प्राइमरी आइडेंटिटी को ज्यादा वरीयता दोगे। इसका मतलब अगर भारतीय और हिंदू के हित में टकराव हो जाए तो भारतीय हित को पहले रखोगे, मनुष्य के हित और भारतीय हित में टकराव हो जाए तो मनुष्य के हित को पहले रखोगे। ठीक है, पहचान के क्रम नहीं जाओगे। सही पहचान क्या है, पहले मनुष्य आएगा, फिर भारतीय आएगा, फिर हिंदू आएगा, फिर ब्राह्मण आएगा। ये पहचान का सही क्रम है। उल्टा नहीं कर सकते हो कि ब्राह्मण पहले आ गया, उसके भीतर भारतीय और उसके भीतर मनुष्य, ये नहीं हो सकता। ठीक ऐसे जैसे ये बताया, ऐसे ही प्राकृतिक और कृत्रिम पहचान होती है। कुछ पहचान कैसे होती है, जैसे फिर से मनुष्य, नर, मादा, ये सारी जो पहचान कैसी हैं, प्राकृतिक पहचान है। और
हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, ये सब कौन सी पहचान है? कृत्रिम पहचान। कृत्रिम पहचान जो हमने बनाई है, जो हमने बनाई है, कभी भी दो पहचानों में टकराव हो, प्राथमिक द्वितीयक ना पहचान पा रहे हो, तो ढूंढना कोई प्राकृतिक और कोई कृत्रिम पहचान है क्या? अगर कोई प्राकृतिक पहचान होगी तो उसको पहले रखेंगे, पहचान है क्या? अगर कोई प्राकृतिक पहचान होगी तो उसको पहले रखेंगे, कृत्रिम पहचान को बाद में। इसमें क्या करेंगे? प्राकृतिक पहचान जो है वो बड़ी होगी और कृत्रिम पहचान बाद में। अगर कोई पहचान संकीर्ण और व्यापक है, जिसका दायरा ज्यादा बड़ा हो, तो व्यापक पहचान को पहले रखेंगे, संकीर्ण को बाद में। इस तरह की बात अगर समझ गए तो जरा समझने की कोशिश करनी कि इससे दुविधा कैसे हल होगी, इससे दुविधा कैसे हल होगी, क्योंकि पहचान तो समझ गए। अब जरा समझना कि इससे दुविधा कैसे हल होगी। तुम लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, हो नहीं पढ़ने लायक वैसे, लेकिन बस ये है कि कई बार तो लगता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दूं, तुमको हवा भी नहीं लगेगी, सब बढ़िया समझ में आ जाएगा तुमको। इतने नॉन सिंसियर गधे किस्म के स्टूडेंट बन जाते हो कई बार, पूरे टाइम लड़ते रहोगे, बात करते रहोगे, वाले अप्लाई करने लगे। आना चाहिए कि जो पढ़ाया इस संगतता का जो गए वो भी बनता था। तो क्या कर लोगे भाई? क्लास सुनना नहीं चाहते हो, तो पता चलती रहे कोई सवाल आपके मन में आया, हालांकि ठीक है, तुम कैसे हो, कहां थी, छोड़ दिया करूंगा। दुविधा का, ट्रिपल तलाक की दुविधा का पहचानों के क्रम के आधार पर समाधान। क्या करें? एक बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड लेंगे, एक बार राज्य का स्टैंड लेंगे, देखेंगे किसके स्टैंड में पहचानों का सही क्रम है। जिसके स्टैंड में पहचानों का सही क्रम होगा उसी की बात मान लेंगे, कह देंगे वही सही है। तो दो बार बनाइए, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसका स्टैंड क्या है? कि ट्रिपल तलाक हमारा निजी, सांस्कृतिक, धार्मिक मामला है, क्योंकि यह मुस्लिम स्त्री का मामला है और इस्लाम मुस्लिमों से जुड़े मामले में निजी कानून लागू होंगे। दूसरी तरफ राज्य का कहना है कि यह एक नागरिक व्यक्ति और स्त्री का मामला है, वैयक्तिक अधिकार का मामला है, अतः इस पर राज्य कानून बनाएगा। हम एक बार देखें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बात कह रहा है उससे पहचान का क्या सीक्वेंस बन रहा है। क्या कह रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि जिस मुस्लिम स्त्री के बारे में ट्रिपल तलाक की बात हो रही है वो मुसलमान पहले है, राज्य की नागरिक व्यक्ति बाद में। ये कह रहा है ना, राज्य की नागरिक व्यक्ति बाद में, क्योंकि अगर व्यक्ति पहले मान लेगा तो व्यक्ति तो सार्वजनिक जीवन की इकाई है, और सार्वजनिक जीवन की इकाई होने पर उस पर नियम कौन बनाएगा? राज्य। कौन निजी जीवन की इकाई है? निजी जीवन की इकाई मुसलमान है, हिंदू है, धर्म संस्कृति है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि ट्रिपल तलाक के मामले में नियम हम बनाएंगे, तो क्या मान रहा है वो? कि पर्सनल मामला है। और पर्सनल मामला कौन सा मामला होता है? धार्मिक मामला। इसका क्या कह रहा है कि ट्रिपल तलाक में धर्म की पहचान पहले आएगी, व्यक्ति की पहचान बाद में, नागरिक की पहचान बाद में। तो क्या कह रहा है ये? इसके हिसाब से ऐसे कह रहा है कि पहले ये मुस्लिम है, फिर ये स्त्री है, फिर ये व्यक्ति ऑब्लिक नागरिक है। या व्यक्ति लिखे, नागरिक की जरूरत तो नहीं होती, क्योंकि नागरिक के आधार पर कोई अधिकार तो होता नहीं, व्यक्ति है। बताओ क्या ये सही क्रम है? क्या इस्लाम और मुस्लिम का दायरा स्त्री से बड़ा है? क्या सारी स्त्रियां मुस्लिम होती? नहीं। हम क्या कहेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड गलत है, क्योंकि इसमें आप मुस्लिम के भीतर व्यक्ति को रख रहे हैं, जबकि व्यक्ति की पहचान का दायरा बड़ा होता है, वो पहले आएगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भले ट्रिपल तलाक से किसी का राइट वायलेट होता हो, फिर भी हम वो चूंकि मुस्लिम स्त्री है इसलिए उस मामले में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। इसका तो उन्होंने मान लिया कि मुस्लिम पहचान बड़ी है,
स्त्री की पहचान उसके भीतर आ रही है और व्यक्ति की पहचान उसके भीतर आ रही है। यह सही नहीं है, इसका मतलब यह गलत है, क्योंकि इसमें आपने ज्यादा व्यापक पहचान व्यक्ति को, प्राकृतिक पहचान व्यक्ति को कृत्रिम पहचान के भीतर डाल दिया है। गलत है। जबकि इधर राज्य क्या कह रहा है, जब इसको व्यक्ति पहले मानेंगे, राज्य क्या कह रहा है, राज्य कह रहा है कि पहले क्या है, ये पहले व्यक्ति है, फिर ये स्त्री है और फिर उसके बाद ये मुस्लिम है। राज्य की बात संगत है, क्योंकि राज्य पहचानों का सही क्रम बना रहा है। क्या कह रहा है राज्य कि देखो, मुसलमान के तौर पर तुम कोई कानून तभी बना सकोगे जब अपने इस्लाम या मुसलमान होने की मान्यता से तुम व्यक्ति या स्त्री के कोई अधिकार वायलेट नहीं करोगे, क्योंकि स्त्री का दायरा इस्लाम से बड़ा है, स्त्री का व्यक्ति का दायरा इस्लाम से बड़ा है। दुनिया के सारे व्यक्ति मुसलमान नहीं है, दुनिया की सारी स्त्रियां मुसलमान नहीं है। इसलिए जो बड़े दायरे वाली पहचाने हैं उनको तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम कहेंगे इस तरीके से भी अगर हम पहचानों के क्रम से जाते तो क्या पा रहे हैं, तुम पा रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से मुसलमान की पहचान सबसे बड़ी, फिर उसके बाद स्त्री है वो, और फिर उसके बाद व्यक्ति है। जबकि हम कहेंगे गलत है। राज्य क्या कह रहा है, राज्य कह रहा है कि जिस स्त्री की ट्रिपल तलाक में बात हो रही है वो पहले व्यक्ति है, फिर स्त्री है और फिर मुसलमान है। इसलिए अगर उस स्त्री का कोई वैयक्तिक अधिकार छूट रहा होगा, टूट रहा होगा, तो उस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि बड़ी पहचान व्यक्ति की पहचान को इस्लाम नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक वैसे जैसे हिंदू और भारतीय में टकराव हो जाए तो भारतीय पहचान बड़ी है, हिंदू पहचान भारतीय पहचान को नियंत्रित नहीं कर सकती, बड़ी पहचान को छोटी पहचान नियंत्रित नहीं कर सकती। प्राकृतिक पहचान को, व्यक्ति होना प्राकृतिक है। ये व्यक्ति क्या है, ये कौन कौन सी पहचान है, ये प्राकृतिक पहचान है। ये कैसी है, ये व्यापक पहचान है। ये क्या है, ये अस्थायी पहचान है। कल को स्त्री धर्म परिवर्तन कर ले, हिंदू बन जाएगी, लेकिन तब भी व्यक्ति रहेगी, इसका व्यक्ति नहीं बदलेगा। मुसलमान हिंदू बन सकता है, हिंदू मुसलमान बन सकता है। हिंदू इस्लाम कबूल कर ले, मुसलमान बन गया, मुसलमान हिंदू धर्म चलाए, हिंदू बन गया। तो ये वाली जो मुसलमान की पहचान कैसी है, ये कृत्रिम है, ये संकीर्ण है, ये परिवर्तनशील है। आदमी धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आप व्यक्ति से गधा, व्यक्ति से चीता, व्यक्ति से हाथी, व्यक्ति से सांप नहीं बन जाएंगे। इसको नहीं बदल सकते आप, इसको बदल सकते हैं। तो ये पहचान कैसी, संकीर्ण, कृत्रिम, परिवर्तनशील। इसलिए मुसलमान और व्यक्ति की पहचान में टकराव होने पर किस पहचान को पीछे क्या पढ़ाया है, उस पहचान को जो प्राकृतिक होगी। तो इसमें कौन प्राकृतिक है, नेचर ने व्यक्ति बनाया है, नेचर ने मुसलमान बनाया है। मुसलमान हमने बनाया, इंसानों ने, इस्लाम हमने बनाया, हिंदू धर्म हमने बनाया। तो कृत्रिम है सारे धर्म, धर्म की पहचान कृत्रिम, मानव निर्मित है, मनुष्य व्यक्ति हमने नहीं बनाया है। इसलिए ये वाली पहचान व्यक्ति की प्राकृतिक है। ये वाली पहचान व्यक्ति की सबसे बड़ी, दुनिया भर के सारे मनुष्य व्यक्ति हैं, भले हिंदू हो या मुसलमान, तो ये ज्यादा बड़ी पहचान है, व्यापक है, इसको बदल नहीं सकते, इसलिए अस्थायी पहचान है। और ये वाली संकीर्ण है। तो किसको वरीयता मिलेगी, इस वाली पहचान को, इस पहचान को वरीयता मिलेगी। जहां दोनों टकराएंगी वहां किसको वरीयता मिलेगी, इसको मिलेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या गलती कर रहा है, ये कह रहा है मुसलमान स्त्री का जहां मामला आएगा वहां हम सब कुछ तय करेंगे। अरे तुम मुसलमान स्त्री व्यक्ति भी तो है, तो तुम कैसे तय करोगे, तुम अगर तय करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, इस्लाम के किसी अपने आइडिया से व्यक्ति के अधिकार छीन रहे हो, जो तुम्हारे डोमेन से ज्यादा बड़ा है। यहां देखोगे ये वाली पहचान क्या है, ये संकीर्ण पहचान है, ये परिवर्तनशील पहचान है, और ये कृत्रिम पहचान है। जबकि ये जो व्यक्ति है ये अस्थाई, ये प्राकृतिक, ये व्यापक पहचान है। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्रम जो बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो गलत है। तो क्या सीखा आपने, अगर निजी और सार्वजनिक टकरा जाए, पहले वाले में निजी निजी की टकराहट दिखाई थी, गाय वाले मामले में मुसलमान कह रहे थे खाने पीने का अधिकार है, खाने पीने का मामला निजी मामला होता है। हिंदू कह रहे थे कि हमारी आस्था है, आस्थाएं भी निजी मामले होते हैं। निजी बनाम निजी की टकराहट थी, इसलिए वहां पे हमने निजी जीवन की नैतिकता अप्लाई की थी। जहां निजी बनाम सार्वजनिक की टकराहट होगी वहां अकेले ना तो निजी जीवन की नैतिकता लगा सकते हैं, ना अकेले सार्वजनिक, क्योंकि दो नैतिकताएं टकरा रही हैं अलग जीवन की। तो क्या करें, तो हमको कोई और आधार ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे दो आधार मैंने बताए आपको, कौन से, एक आधार बताया संगतता का और एक आधार बताया पहचानों के क्रम का। अब इसी पहचान के क्रम की आइडिया को अप्लाई करोगे सबरीमाला पे, तो सबरीमाला में भी जो पुरोहित कह रहे हैं कि स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, वो क्या मान रहे हैं कि स्त्री पहले हिंदू है, व्यक्ति बाद में है। जबकि उल्टा है, स्त्री व्यक्ति पहले है, फिर स्त्री है, फिर हिंदू है। जैसे सबरीमाला मंदिर के पुजारी कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते जिसमें वो हिंदू होने के नाम पर किसी आदमी के बड़ी पहचान का अधिकार छीन ले। आप कहते हैं कि मंदिर में किसी स्त्री को प्रवेश नहीं मिलेगा जिसका माहवारी चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, मेनोपॉज नहीं हुआ है, उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर स्त्री की पहचान क्या बना रहे हैं, प्राथमिक पहचान हिंदू बना दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू पहचान तो छोटी है, व्यक्ति की पहचान बड़ी है। वो जिसको आप हिंदू मान रहे हैं व्यक्ति पहले है, फिर स्त्री है, फिर हिंदू है। इसलिए इस मामले में, सबरीमाला वाले मामले में इसी आइडिया सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, स्त्री को मंदिर में घुसने का अधिकार मिलना चाहिए। समलैंगिक वाले मामले में पाओगे इसी से क्या सॉल्व हो जाएगा, क्या सॉल्व होगा कि पहले व्यक्ति है समलैंगिक, फिर वो पुरुष स्त्री है, और फिर वो अपना जो रुझान रखता है, या ऐसे रुझान क्यों कह रहा हूं, फिर वो सांस्कृतिक सदस्य है, भारतीय हिंदू मुसलमान है। तो इस मामले में भी क्या पाओगे, अगर हम कह देंगे समलैंगिकों के मामले में धर्म की बात पहले मान लो, धर्म कहता समलैंगिकता गलत है, तो इसका मतलब आप व्यक्ति के ऊपर धर्म को रख रहे हैं।
तो इथिक्स में आप इस तरह का कोई डिलेमा आए जहां निजी सार्वजनिक टकरा रहा हो, निजी निजी टकराएगा तो निजी जीवन की नैतिकता अप्लाई करना वो गाय वाले मामले में लागू करके दिखा चुका तुमको। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता टकराए निजी जीवन से तो उसको किससे हल करोगे? संगतता से, पहचानों के क्रम से। इसी आइडिया से बुर्का हिजाब को रखोगे तो भी अनैतिक निकलेगा, क्योंकि बुर्का हिजाब का परिधान कोई ऐसा परिधान जो परिधान कर रहा हो कि तुमको यही पहनना पड़ेगा, वो क्या कर रहा है? उस स्त्री को पहले मुसलमान बना दे रहा है। पहले मुसलमान हो तुम, फिर स्त्री हो, फिर व्यक्ति हो। गलत है। पहले व्यक्ति है वो, फिर स्त्री है, फिर मुसलमान है। हाँ, अगर कोई स्त्री ऐसी हो कि कभी कोई बुर्का पहने कभी ना पहने, जैसे कहा था पहले, एक आध दिन पहन ले, जब मेरा मन हुआ हिजाब पहना, जब नहीं पहना, तो नैतिक हो सकता है, क्योंकि मैं चैन की आजादी से पहन रही हूं। मैं उसको चाहने पर बदल सकती हूं। सार्वजनिक जीवन में मैं अपनी आजादी का इस्तेमाल कर सकती हूं। लेकिन कोई ऐसा आइडिया का हमेशा हिजाब पहनना पड़ेगा, हमेशा बुर्का पहनना पड़ेगा, हमेशा जैसे कहा गया, इसका पहले वो कह रहे हैं कि आप पहले मुसलमान हो, फिर आप स्त्री हो, फिर व्यक्ति हो। वो पहचानों का असंगत क्रम है, पहचानों का गलत क्रम है, इसलिए नैतिक नहीं है। तो इससे आप सीख रहे हैं कि कैसे कई बार निजी और सार्वजनिक जीवन के जो मामले टकराते हैं, उस टकराहट में हम धर्म से इतर जाके अगर पता लगाना चाहें, धर्म से पता लगाएंगे फिर तो मुसलमान कहेंगे नहीं बुर्का हिजाब सही है, हिंदू कहेंगे गाय मत खाओ ये सही है, फिर तो आप धार्मिक व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। अगर आप इथिक्स से इस मामले को सॉल्व करेंगे तो हमको कोई ऐसा आइडिया चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमान काम ना करे, क्योंकि धर्म की कक्षा तो है नहीं, ये इथिक्स की कक्षा है। तुमने जब वो लगाया तो पाया कि हिंदू जो मांग करते हैं कि गोवध पर बैन कर दो, कानून बना दो उस पर, वो गलत है। और ठीक वैसे कहा कि मुसलमान कहते हैं कि हमारी स्त्रियों को हिजाब पहनने, बुर्का पहनने की पूरी छूट होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। तो असल में आजादी मांग रहे और आजादी से पाबंदी लगा रहे हैं। बुर्का पहनने की पाबंदी है, आपने परिधान पहनने की आजादी मांगी और आजादी से क्या किया? एक स्त्री पर पाबंदी थोप दी, तो बिना बुर्के के बाहर मत निकलना। क्या कर दिया? उस स्त्री को पहले मुसलमान बना दिया, फिर वो स्त्री और व्यक्ति रह गई, तो वो नैतिक नहीं है। इस तरीके से आप सबरीमाला, हिजाब, बुर्का, समलैंगिकता, ट्रिपल तलाक और गाय, ये मामले हल कर सकते हैं। तो दो आइडिया मैंने आपको समझाया, जिन दो आइडिया से आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं अगर तर्क और आस्था टकराएगी, कहीं सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन टकराएगा, तो किस दशा में हम निजी जीवन को महत्व देंगे? इससे आपने सीखा निजी जीवन को तभी महत्व देंगे जब उस निजी जीवन को मानने से, उस निजी जीवन की नैतिकता को मानने से हमारा सार्वजनिक जीवन, हमारा मनुष्य के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर किसी पहचान का अधिकार बाधित ना हो रहा हो। तो चाहे पहचानों का क्रम आप कर लेते, चाहे इसी को अधिकारों का क्रम कह लें हम। सबसे पहले व्यक्ति के अधिकार आएंगे, फिर सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार आएंगे। तो मेरे व्यक्ति के अधिकार के साथ जो धार्मिक अधिकार संगत हैं, मनुष्य के अधिकार के साथ जो धार्मिक अधिकार संगत हैं, वो तो वैध हैं। लेकिन कोई धार्मिक अधिकार या कोई धार्मिक नियम अगर मेरे व्यक्ति के अधिकार को बाधित करता है तो नैतिक नहीं है। धार्मिक अधिकार, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक परंपराएं व्यक्ति से बड़ी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आइए, ये बात आप समझ गए। तो इसमें अगर हम खुद अपनी मर्जी से कहें, मर्जी का मतलब क्या होता है? मर्जी का मतलब होता है कि उसको हम चाहे तो बदल लें। तो जो स्त्री कह रही है कि हम उसको अपनी मर्जी से पहनते हैं, उससे कह दो कि हमको 2-4 बार बिना बुर्का के सार्वजनिक जीवन में निकल के दिखाओ, कुछ और कपड़े पहन के दिखाओ, सलवार सूट एक दिन पहन के निकलो, एक दिन जींस पहन के निकलो। अगर निकल जाए तो मान लेना उसकी मर्जी से था। लेकिन वो कहे कि मैं कभी जींस नहीं पहनूंगी, सलवार सूट नहीं पहनूंगी, हमेशा बुर्का पहनूंगी, तो मर्जी नहीं है। बताया था, तो आपको मर्जी पढ़ाया था संकल्प कुशलता में क्या पढ़ाया था? वहां विकल्प की बहुलता होनी चाहिए, विकल्प एक से ज्यादा होने चाहिए, दबाव का अभाव होना चाहिए। तो विकल्प की बहुलता का मतलब क्या है? एक से ज्यादा परिधान पहनने का विकल्प। तो आप एक से ज्यादा परिधान अगर पहनती हो और उसके साथ कभी बुर्का पहनती हो तो नैतिक है। कोई स्त्री सलवार सूट पहनती है, कभी कभी साड़ी पहन लेती है, कभी स्कर्ट पहन लेगी, कभी जींस पहन लेगी, कभी टॉप पहन लेगी, ठीक है, वो कभी बुर्का पहन ले, नैतिक है। लेकिन वो कोई एक परिधान पहने, कभी उसको बदले ना और कहते मैं अपनी मर्जी से पहन रही हूं। मर्जी को नहीं कहते। एक चीज कौन करती है? वस्तुएं। चाकू केवल काटने का काम करती है। चाकू को मान लो उसमें चेतना डाल के कहते अपनी मर्जी से काटती हूं, तुम कहेंगे अच्छा एक दिन ऐसा करो कि हम किसी फल पे तुमको मारेंगे, मत काटो आज। अगर नहीं काटोगी आज तो समझ लेंगे तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। मनुष्य और वस्तु में क्या अंतर है? वस्तुओं के पास विकल्प नहीं है, मनुष्य के पास विकल्प है। पढ़ाया कहां था? मानव से संबंध में, संकल्प कुशलता में, कि आप वही काम करते हैं तो आप माना जाता है कि आपने अपनी मर्जी से किया, जिस काम में आपको ज्ञान हो, जिस काम में आपके पास विकल्प हो। अब एक स्त्री की चेतना को पहले ने सांस्कृतिक बना दिया, धार्मिक। अब उस धार्मिक चेतना वाली स्त्री जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो कहीं अपनी मर्जी से काम कर रही है। अरे तो तुम्हारी जो मर्जी है वो तो सांस्कृतिक आइडिया से गढ़ी गई है, तो तुम्हारी मर्जी कहां है? तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे धर्म की मर्जी, इसको तो अपनी मर्जी बता रही हो। तो इतना आसान नहीं होता कोई बात हम कहते हैं हमारी मर्जी से। हम चेक करते हैं कि तुम्हारी मर्जी का मतलब होता है हमने चुना है अपने मन से, आपने चुना है अपने मन से, तो आप और उसके उसी से अलग जो विकल्प हमको चुन पाएंगी। अगर चुन पाएंगी तो हम कहेंगे हाँ ये बात सही है। ये बात कहीं लागू होगी, किसी सांस्कृतिक प्रतीक लागू होगी। एक स्त्री अपनी मर्जी से सिंदूर लगाते हैं, ठीक है, सही बात हो सकती है। जरा 10 दिन सिंदूर हटा के रहो, अगर हटा के रहोगी हम मान लेंगे तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम कहोगे सिंदूर कभी नहीं हटाएंगे जब तक हमारा सुहाग जिंदा है। फिर ये मर्जी नहीं है, ये सांस्कृतिक चेतना जो तुम्हारे दिमाग में भर दी गई है और तुम उससे गवर्न हो रही हो। तुम भले तुमको लग रहा है अपनी मर्जी से सिंदूर लगाती हूं, वही हिंदू ना होती, तुम ईसाई स्त्री होती, मुसलमान होती तो ना लगाती। इसलिए कोई एक संस्कृति के लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई चीज तुम्हारी मर्जी से हो, इसको जानने के लिए तुमको उससे अलग काम करके दिखाना पड़ता है। अगर बुर्का क्यों मुस्लिम स्त्रियां पहन रही है तो उसका वो संस्कृति का पहनावा है। वो हिंदू स्त्री ईसाई स्त्री नहीं पहन रही, जैसे ईसाई स्त्री मुसलमान स्त्री सिंदूर नहीं लगा रही है।
तो हिंदू होने पर आप ये नहीं कह सकते मैं अपनी मर्जी से सिंदूर लगाती हूं, क्योंकि वो सांस्कृतिक प्रतीक है। तो कोई कल्चरल आइडिया जिसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, वो कल्चरल आइडिया तुम्हारा अपना आइडिया है, ये बात प्रूव करने के लिए उस कल्चरल आइडिया को बदलने, उसके खिलाफ जाने का भी उदाहरण मिलना चाहिए। ठीक है, देखो रफीक, ये बात बहुत गलत है, बहुत ये गलत बात है जो तुम कह रहे हो। ये तुम कैसे तय कर सकते हो भाई मुस्लिम पक्के इंडियन है कि नहीं? बहुत सारे हिंदू पक्के इंडियन नहीं है जो जातिवाद फैलाते हैं। कैसे पक्के इंडियन हो सकते हैं? जाति से तो देश की एकता अखंडता टूटती है। नक्सलवाद जिन क्षेत्रों में ज्यादा है वहां कोई मुसलमान थोड़े हिंदू ही है। हिंदुओं ने शोषण किया, जो लोग नक्सली हैं, जो बन गए, हिंदुओं ने अपने देश को नुकसान पहुंचाया। तो कोई बात इतनी सरल नहीं होती भाई। इसलिए क्लास में बहुत जल्दी स्टीरियोटाइप मत किया करो। जो हिंदू हर बात में मस्जिद के सामने जाके होली खेलना चाहते हैं, कैसे कैसे भारतीय भाइयों? लॉ एंड ऑर्डर खराब करोगे, कानून व्यवस्था खराब करोगे, किसके देश का नुकसान होगा? सांप्रदायिकता बढ़ेगी, किसके देश का नुकसान होगा? तो किसी को फोर्स करके आप बात नहीं कर सकते। ये सब बात विश्वास से बनती है। जब दो धर्मों के लोगों में परस्पर विश्वास होता है, देखो रूढ़ियां दोनों धर्मों में है और समय आ गया है कि दोनों धर्म अपने भीतर झांकें और अपनी कट्टरता को रिविजिट करें। लेकिन अगर दोनों धर्म लड़ेंगे एक दूसरे से तो कोई इंडियन नहीं बचेगा। तो जो हिंदू है वो इंडियन से ज्यादा अपने आप को हिंदू मानेगा और मुसलमान भी इंडियन से ज्यादा अपने आप को मुसलमान मानेगा, क्योंकि धर्म जब लड़ रहे होते हैं तो उनमें राष्ट्रीयता नहीं पैदा होती, उनकी प्राथमिक पहचान अपना धर्म बन जाती है। अरे भाई, तो क्यों जबरदस्ती रंग फेंकोगे किसी के ऊपर? हो सकता है मैं ही रंग ना खेलना चाहूं, हिंदू हूं, इसका क्या मतलब? मेरे पर रंग तो फेंक दो जबरदस्ती। आप कहते हैं कि ईद चल रही, उसकी नमाज पढ़ी जा रही हो, उसमें कोई हिंदू निकल रहा है, उसको मुसलमान पढ़ के नमाज पढ़ लो, तो जबरदस्ती थोड़ी नमाज पढ़ा दोगे। चलिए अभी वापस आइए, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इसको, इस कथन को इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं। एक पूरी कम्युनिटी को, आपको हिस्ट्री नहीं पता है, रफीक मैं इसको ब्लॉक करवा दूंगा अगर तुम ऐसे कमेंट करोगे तो। इकराम मलिक जीवन, तो मर्जी दोनों की होनी चाहिए। ये नहीं कि पुरुष को गुस्सा आया कह दिया तलाक 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 हो गया तलाक। मर्जी दोनों की होनी चाहिए। शादी ब्याह में जब दोनों ने विवाह किया, पत्नी कमा नहीं रही है, घर का काम कर रही है, तो उसका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ जरा, ये वाला बात हो गई, समझ गए? अब मुझे दो सवाल बताओ जो यूपीएससी में आए हुए हैं। एक सवाल तो शायद मैंने पहले बताया हुआ है, तुमने पहले किया हुआ, लेकिन फिर से उसको देखो। और दूसरा सवाल मैं नया पूछ रहा हूं जो यूपीएससी में आया, पहले मैंने नहीं किया है। जरा पहले दोनों सवाल सुनो। एक सवाल है 2015-16 का है, सुनना इस सवाल को, बताना। इससे पता चलेगा कि सवाल कर पा रहे हो कि नहीं। 2016 का सवाल है, दो 2016 का 12वां सवाल सुनना। आप एक सरकारी कार्यालय में अपने विभाग के निदेशक के सहायक के रूप में कार्यरत एक युवा उच्चाकांक्षी एवं निष्कपट कर्मचारी हैं। आप एक सरकारी कार्यालय में अपने विभाग के निदेशक के सहायक के रूप में कार्यरत एक युवा उच्चाकांक्षी एवं निष्कपट कर्मचारी हैं। जैसा कि आपने अभी पद ग्रहण किया है, आपको सीखने एवं प्रगति की आवश्यकता है। भाग्यवश आपका उच्चस्थ बहुत दयालु एवं आपको अपने कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है। वह बहुत बुद्धिमान एवं पूर्ण जानकार व्यक्ति है जिसे विभिन्न विभागों का ज्ञान है। संक्षेप में, आप अपने बॉस का सम्मान करते हैं तथा उससे बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक हैं। जैसा कि आपके साथ बॉस के अच्छे संबंध हैं, वह आप पर निर्भर करने लगा है। एक दिन खराब स्वास्थ्य के कारण उसने आपको कुछ आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए घर पर बुलाया। केस स्टडी सुनना, बताना किसको कैसे सॉल्व करोगे, जो पढ़ा भी तुमने। आप उसके घर पहुंचे एवं घंटी बजाने से पूर्व आपने जोर जोर से चिल्लाने का शोर सुना। आपने कुछ समय प्रतीक्षा की। घर में प्रवेश करने पर बॉस ने आपका अभिनंदन किया तथा कार्य के बारे में बतलाया, परंतु आप एक औरत के रोने की आवाज से निरंतर व्याकुल रहे। अंत में आपने अपने बॉस से पूछा, परंतु उसने संतोष पर जवाब नहीं दिया। अगले दिन आप कार्यालय में इसके बारे में आगे जानकारी करने को उद्वेलित हुए एवं मालूम हुआ कि उसका घर में अपनी पत्नी के साथ व्यवहार बहुत खराब है। वो अपनी पत्नी की मारपीट भी करता है। उसकी पत्नी ठीक से शिक्षित नहीं है तथा अपने पति की तुलना में सरल महिला है। आप देखते हैं कि आपका बॉस कार्यालय में अच्छा व्यक्ति है, परंतु घर पर वह घरेलू हिंसा में संलिप्त है।
स्थिति में आपके सामने निम्नलिखित विकल्प बचे हैं। प्रत्येक विकल्प का परिणामों के साथ विश्लेषण कीजिए। पहला विकल्प है इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। उपयुक्त प्राधिकारी को मामले को प्रेषित कीजिए और स्थिति के बारे में आपका स्वयं का नव प्रवर्तनकारी दृष्टिकोण। ठीक है, ए बी सी 3 विकल्प हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, एक तरफ है बॉस एवं उसकी पत्नी का निजी मामला। कौन सा मामला, पति पत्नी का घरेलू मामला। और दूसरी तरफ है घरेलू हिंसा का मामला। ठीक है, घरेलू हिंसा का मामला किसके साथ है, यह है व्यक्ति या स्त्री के साथ हिंसा का मामला। ये वाला क्या हो गया, ये हो गया निजी। पति पत्नी का मामला कैसा, निजी। मेरे घर में पत्नी के साथ मैं कैसे रहता हूं, मेरा निजी मामला है। अपने घर में पति पत्नी कैसे रहते हैं, निजी मामला है। और इधर वाला जहां किसी व्यक्ति का अधिकार बाधित होगा, व्यक्ति का मामला जहां आ गया, सार्वजनिक मामला। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपको बॉस ने बुलाया, आप उसके घर गए। घर के अंदर मियां बीबी के बीच क्या हो रहा है, औरत क्यों रो रही है, बॉस का अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कैसा है, ये उनका निजी मामला है। छोड़ दो इसको, इसमें मत पड़ो। तुम दफ्तर में कर्मचारी हो बॉस के साथ, तुम उसके घर के मामले सुलझाने के लिए नहीं हो। एक विकल्प ये कह रहा है कि इसको सही मानो और दुविधा हल करने के लिए यही वाला विकल्प चुनो, निजी मामला समझकर छोड़ दो। अब दूसरा वाला कह रहा नहीं नहीं, इस मामले में भले पति पत्नी इन्वॉल्व है, फिर भी इस मामले को सार्वजनिक मामला मानेंगे। और सार्वजनिक मामला मानेंगे इसलिए क्या करेंगे, किसी उपयुक्त प्राधिकारी को इस मामले को प्रेषित कर देंगे, शिकायत करेंगे कहीं। ये वाली बात मानने पर क्या करेंगे, उपयुक्त प्राधिकारी को मामला प्रेषित करेंगे। और ये वाली बात मानने पर निजी मामला मानकर छोड़ देंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ क्या करोगे। रवि मौर्य ने पहचान से सवाल किया। रवि ने क्या कहा कि इसमें पहचान का मामला है। क्या है, जो मत कह रहा है कि इसे निजी मानकर छोड़ दो, वो क्या मान रहा है, वह मान रहा है कि पति पत्नी की पहचान इज ग्रेटर देन व्यक्ति की पहचान। पति पत्नी के बीच क्या होता है वो निजी मामला है चूंकि, इसलिए इसको निजी मान के छोड़ दो, व्यक्ति के अधिकार के चक्कर में मत पड़ो। दूसरा मत, जो मत कह रहा है, या इसमें तुम चाहते तो एक और बात जोड़ देते, इसके बाद फिर क्या है, स्त्री की पहचान और फिर है व्यक्ति की पहचान। जो मत कह रहा है किस मामले को उपयुक्त प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्यक्ति पहले है, ये फिर स्त्री है और फिर पत्नी है। कौन सी बात सही है, उसको पहले पत्नी माने फिर स्त्री फिर व्यक्ति माने, वाली बात सही है, पाओगे बात गलत है। अरे वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगी, पत्नी नहीं रह जाएगी। पत्नी की पहचान परिवर्तनशील है, लेकिन व्यक्ति की पहचान अस्थायी है। अस्थायी पहचान को परिवर्तनशील पहचान पर प्राथमिकता मिलती है। बिल्कुल वही मामला है जैसे तो तलाक में बताया था। जैसे यहां कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच का हर मामला निजी होता है, छोड़ दो निजी मान के। वहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा था कि मुस्लिम स्त्री के तलाक का मामला हमारा निजी मामला है, इसको छोड़ दो, इसको निजी मान लो। राज्य क्या कह रहा था, निजी नहीं मानेंगे। तो वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था निजी मामला है, यहां इसके स्टडी में एक विकल्प कह रहा है कि पति पत्नी का मामला होने का निजी मामला है। क्या सिखाया था, जब भी ऐसा कहीं निजी या सार्वजनिक के बीच टकराव हो जाए, अगर आप इसको सार्वजनिक मानोगे तो शिकायत करोगे राज्य के प्राधिकारी से, निजी मानोगे तो छोड़ दोगे। क्या माने कैसे तय करेंगे, तय करेंगे किसमें पहचानों का सही क्रम आ रहा है। निजी मानने पर पहचान का क्या क्रम बन रहा है कि चूंकि घरेलू झगड़ा है, पति पत्नी मियां बीवी का झगड़ा है, पति पत्नी की पहचान सबसे बड़ी, फिर स्त्री फिर व्यक्ति की पहचान। हम कहेंगे ये पहचान का सही क्रम नहीं है, इसलिए निजी मानने वाली बात गलत है। ठीक, सॉल्व हुआ इससे। ठीक है, संगतता से टेस्ट करेंगे इसको। दूसरा आधार क्या था, संगतता का आधार। अच्छा, तुमको पढ़ाया था कि दुविधाएं रॉल्स और कांत से भी हल हो जाएंगी। देखना जहां लिखा है निजी सार्वजनिक जीवन की नैतिकता, वहां लिखा है रॉल्स और कांत से भी हल होंगी। कांत लगाओगे तो क्या कहोगे, कांत लगाओगे तो कहोगे कि कांत का 4 सूत्रों में दूसरा सूत्र क्या कहता है, प्रत्येक मनुष्य को सदैव साध्य मानो, कभी भी साधन नहीं। अगर हम किसी स्त्री की पिटाई को अलाउ करेंगे तो हम उस स्त्री को साधन बना देंगे, इसलिए पिटाई अलाउ नहीं हो सकती। ठीक है, और पहचान से हल किया तो ऐसे हल हो गया। ठीक, इसको संगतता से हल करोगे तो कैसे हल होगा, संगतता से हल करेंगे तो हम क्या कहेंगे
जो पति अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है, जैसे वहां देखा था ट्रिपल तलाक वाले मामले में कि जो मुसलमान अपनी संस्कृति का नियम खुद बनाना चाहते हैं क्योंकि कह रहे हैं कि इससे हमको आजादी मिलती है नियम बनाने की, इससे हमको समानता मिलती है बहुसंख्यकों के राज्य में, वही ट्रिपल तलाक से स्त्रियों की समानता और आजादी छीन रहे हैं, तो खाता संगत है। इस मामले में अगर हम कहेंगे कि मियां बीबी का मामला है ये, तो हमको देखना पड़ेगा क्या ये बात संगत है। कैसे पता करेंगे संगत है? बहुत सारे आधार ऐसे चुन सकते हैं हम। क्या आधार चुन सकते हैं? एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर दे, तो क्या वो पत्नी थी उसकी? इस आधार पर उसको छूट मिल जाएगी कि निजी मामला था, अपनी पत्नी को तुम्हारा है। आप कहेंगे नहीं। दूसरा, पत्नी अपने पति की पिटाई कर दे, उसकी हत्या कर दे, क्या आप मानेंगे निजी मामला है? क्या आप घर के अंदर होने वाले इस तरह के मियां बीबी के बीच होने वाले सारे मामलों को निजी मानेंगे? हत्या को भी निजी मानिए, जहर खिला दे पत्नी अपने पति को, उसको भी निजी मानिए। अगर आप कहेंगे नहीं निजी कैसे, तो हम कहेंगे तो फिर मारपीट भी निजी नहीं है, क्योंकि अगर आप घर के अंदर होने वाली हर बात को निजी मानेंगे तो फिर तो सारे पति अपनी पत्नियों को मार दे कोई केस नहीं चलेगा, या पत्नी अपने पतियों को निपटा दे कोई केस नहीं चलेगा। हम कहेंगे ये बात संगत नहीं है। ठीक है, तो इस लिहाज से संगतता का तर्क भी ये कहेगा कि भाई अगर हमने राज्य में कानून बनाया है, राज्य में हम लोगों को अधिकार दिए हैं, तो कोई दो लोग संबंध बनाएंगे तो उनके अधिकार थोड़े खत्म हो जाएंगे। जैसे जीवन का अधिकार, पति पत्नी होने से हमारा जीवन का अधिकार खत्म नहीं हो जाता कि कोई मेरा जीवन ले ले। तो जब जीवन का अधिकार खत्म नहीं होता पति पत्नी होने से, तो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार कैसे खत्म होगा? हिंसा से बचने का अधिकार कैसे खत्म होगा? एक पति जब अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है, समानता के अधिकार को वायलेट कर रहा है, तो जो तुमने समानता का फंडामेंटल राइट दे रखा है, इसका पति पत्नी बनने का तो सस्ता हो जाता है फिर, क्योंकि पीटने वाला पति अपनी पत्नी को समान नहीं मान रहा है, जो समान लोग एक दूसरे पिटाई नहीं करते, तो असंगत है। तो राज्य में समानता का नियम घर के भीतर कहीं चलेगा ही नहीं। इसलिए इस तर्क से भी हम कहेंगे कि इसको निजी नहीं मान सकते, क्योंकि घर के अंदर होने वाले ऐसे सारे मामलों को निजी मानने लग जाएं तो फिर घर के अंदर हमारे संविधान का समानता का, स्वतंत्रता का, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, तमाम कानून ये सब लागू ही नहीं होंगे। समझाई? तो संगतता से भी इसको हल कर सकते थे, पहचान के क्रम से भी इसको हल कर सकते हैं, कान पे लगा के भी इसको हल कर सकते हैं, और सबसे निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसको निजी मानकर नहीं छोड़ सकते। ठीक वैसे से ट्रिपल तलाक में कहा था कि उसको निजी मान के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए नहीं छोड़ सकते, वैसे यहां भी किसी घर के भीतर होने वाली हिंसा को निजी मानकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उस हिंसा से व्यापक पहचान, व्यक्ति की पहचान से जुड़े अधिकार वायलेट हो रहे हैं, स्त्री के अधिकार वायलेट हो रहे हैं, और स्त्री की पहचान, व्यक्ति की पहचान पत्नी की पहचान से बड़ी है। तलाक देने के बाद पत्नी नहीं रह जाएगी, लेकिन स्त्री रहेगी, व्यक्ति रहेगी। दूसरा बताया कि जब हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो हम समानता, स्वतंत्रता, न्याय, फंडामेंटल राइट के साथ रह रहे हैं। अगर आप कहेंगे घर के भीतर एक पति अपनी पत्नी की पिटाई करे, तो फिर तो आप इसका कह रहे हैं कि घर के भीतर सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे। ये संगत बात नहीं है। इसलिए भी हम कहेंगे ये जो केस स्टडी है, इसमें ये बात इसको निजी मानकर छोड़ दिया जाए, ये विकल्प स्वीकार्य नहीं होगा। केस स्टडी कैसे हल करेंगे तो बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसी से एक सवाल पहले बताया था, कहा था यूपीएससी ने उसको पूछा था, दोस्त वाला सवाल था ना। दो दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, ए और बी। ए ने बी की बहुत सारी गलतियों को कई बार माफ किया है। एक दिन बी परीक्षा में नकल कर रहा है, और परीक्षा में नकल करते हुए ए ने उसको देख लिया। ए के सामने दुविधा आ गई। क्या दुविधा आ गई? दोस्ती निभाए या उसकी शिकायत कर दे। दोस्ती की पहचान को बड़ी पहचान मानेगा तो उसके नकल करने को नजरअंदाज कर देगा। परीक्षार्थी की पहचान को बड़ा पहचान मानेगा, व्यक्ति की पहचान को बड़ा पहचान मानेगा, तो अपने दोस्त के भी नियम तोड़ने को नजरअंदाज नहीं करेगा। दोस्ती निजी मामला है, परीक्षा सार्वजनिक मामला है। परीक्षा में व्यक्ति शामिल होते हैं, विद्यार्थी शामिल होते हैं। क्या विद्यार्थी और व्यक्ति की पहचान दोस्त की पहचान से छोटी है? नहीं। तो वहां भी आप यही कहेंगे कि अगर कोई दोस्त भी कोई गलत काम कर रहा है, जो सार्वजनिक जीवन का गलत काम है, जिससे व्यक्ति के अधिकार का कोई मामला जुड़ा है, नकल करके दूसरा ज्यादा नंबर ले आएगा, दूसरे का अधिकार खा जाएगा, तब वहां दोस्ती की पहचान को महत्व नहीं देंगे। इसी आधार पर स्त्रीवादियों ने एक नारा दिया है। उन्होंने क्या कहा? पर्सनल इज पॉलिटिकल। स्त्रीवादियों ने कहा कि अगर ऐसे निजी निजी कहकर सब निजी छोड़ दोगे तो फिर तो घर के अंदर स्त्रियों के साथ चाहे जो हो, घरेलू हिंसा हो, कह दोगे घर के अंदर हुआ, हमसे क्या लेना। घर के अंदर स्त्री का मैरिटल रेप हो, विवाह के बाद बलात्कार हो, कह दोगे हमसे क्या मतलब, पति था तुम्हारा, पति पत्नी के बीच क्या रेप का मामला। घर के अंदर पिता अपनी बेटी को संपत्ति का अधिकार ना दे, कहते हैं तो पिता बेटी का मामला निजी मामला। इन तीनों मामलों में पिता बेटी को संपत्ति नहीं दे रहा है, पति घर के अंदर स्त्री की पिटाई कर रहा है, या पति अपनी स्त्री को रेप कर रहा है। तीनों मामलों में तुम क्या पाओगे? तीनों मामलों में स्त्रीवादी क्या कहेंगे? ये पर्सनल मामला नहीं है ये, क्योंकि पर्सनल मानते क्या हो जाएगा? तुमने पता था पर्सनल बातें होती हैं, राज्य के कानून काम नहीं करते। इस वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर पर्सनल लॉ बनाएगा तो राज्य के कानून काम नहीं करेंगे। तो अगर पर्सनल कह दोगे घर के भीतर का सारा मामला पर्सनल, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ राज्य कुछ नहीं कर पाएगा। पति पत्नी के बीच सारे यौन संबंध पर्सनल हो गए,
तो फिर रेप भी पर्सनल हो जाएगा, उस पर राज्य कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर पिता और बेटी का संबंध पर्सनल हो गया तो पिता अपनी बेटी को संपत्ति नहीं दे, बेटे को दे दे, पर्सनल हो जाएगा। हमने इन दो मामलों में क्या मान लिया कि नहीं, ये बात नहीं सही है। अगर एक पति भी अपनी पत्नी की पिटाई घर के अंदर करता है तो निजी मामला नहीं है, घर के अंदर भी राज्य प्रवेश कर जाएगा और पति को पकड़ लेगा। पर्सनल मामला नहीं है, पॉलिटिकल मामला है, ये राजनीतिक मामला है, ये राज्य का मामला है, इसलिए राज्य पर कानून बनाएगा घरेलू हिंसा के खिलाफ। ठीक है, पिता अपनी बेटी को संपत्ति नहीं देगा, राज्य पर कानून बनाएगा और कानून बना के कह देगा पिता की संपत्ति में बेटी और बेटे का हक बराबर है। इन दो मामलों का कानून बन गया। तीसरे मामले पे नहीं बना है, कौन? मैरिटल रेप। क्या पति भी अपनी पत्नी से रेप कर सकता है? पति पत्नी के बीच सारे यौन संबंध निजी माने जाए या इनमें भी सार्वजनिक बात आ सकती है? हम कहेंगे आ सकती है इसमें सार्वजनिक बात, उसी तरह से। क्योंकि आपकी पत्नी होने का मतलब ये नहीं है कि उसने अपने शरीर पर अपने व्यक्तिगत अधिकार त्याग दिए। आपकी पत्नी होने का मतलब ये नहीं है कि उसने अपने फंडामेंटल राइट, अपनी आजादी, अपने जीवन की गरिमा को त्याग दिया। तो मैरिटल रेप पर भी स्टैंड नहीं लिया, संपत्ति पर ले लिया है, घरेलू हिंसा पर ले लिया है, लेकिन अगर इस पर भी तुमसे सवाल पूछा जाए तो तुम क्या स्टैंड लोगे? मैरिटल रेप के खिलाफ नियम बनना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी जबरदस्ती नहीं कर सकता। एक अनजान आदमी किसी स्त्री के साथ यौन अपराध करे, जैसे वो रेप है, वैसे पति भी अगर अपनी पत्नी की मर्जी के बिना यौन संबंध बनाता है, पत्नी की सहमति नहीं है, तो रेप की डिग्री में आएगा, कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर आप इसको कहेंगे नहीं नहीं विवाह के बाद तो कोई मसला ही नहीं रह गया, तो फिर तो आपने इसका कह दिया कि विवाह के बाद पत्नी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं बचा, न आजाद रहेगी अपने शरीर को लेकर, समानता रह गई, न उसकी अपनी चॉइसेस बची। पत्नी होती सारे फंडामेंटल राइट सरेंडर हो गए। तो तुम क्या करो? पत्नी की पहचान बड़ी हो गई, व्यक्ति की पहचान छोटी हो गई। गलत है। व्यक्ति की पहचान बड़ी होगी, पत्नी की पहचान छोटी होगी। कोई किसी की पत्नी बनेगा उससे व्यक्ति होना बंद नहीं हो जाएगा। इसलिए थ्योरेटिकली एथिकली मैरिटल रेप के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। हाँ, उसमें दिक्कत है कि हम पहचानेंगे कैसे रेप है क्या, तय कैसे करेंगे? किसी पत्नी ने गुस्से में अपने पति के खिलाफ आरोप लगा दिया, झगड़ा चला इसलिए आरोप लगा दिया, तो क्या करेंगे? उसका हमारे पास प्रोसीजर नहीं है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली हम ये जानना चाहें कि क्या इसको अपराध माना जाना चाहिए, क्या इसको सार्वजनिक जीवन का मामला माना जाना चाहिए, तो हम कहेंगे उसी तरह से पहचान का क्रम बनाया था जैसे हमने आपको सिखाया कि संगत बात क्या है, उसी तरह से यहां भी संगतता और पहचान के आधार पर क्या कहेंगे? हाँ, विवाह के बाद भी पति भी बलात्कार कर सकता है, इस बात को नैतिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए पेपर 4 में डिस्कस लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा भाई। केस स्टडी में डिस्कस नहीं लिखोगे? क्या बताओगे कि नहीं बताओगे? जनरल सवालों में डिस्कस नहीं लिखा जाता है, लेकिन केस स्टडी में लिखा जाता है। केस स्टडी में बताना होता है किस विकल्प को तुम चुनोगे, दिए गए विकल्पों में किस विकल्प को तुम सही मानते हो। तो अब जो ये बात आपने पढ़ी, इससे आपने नैतिकता के आयाम या क्षेत्र के बारे में दो बात पढ़ ली। एक, अपने कार्यों के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर नैतिकता को दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। क्योंकि नैतिकता मानव कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण का कार्य करती है। हमारा कल्याण दो तरीके से हो सकता है, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक। बौद्धिक कल्याण के लिए सार्वजनिक जीवन की नैतिकता, भावनात्मक कल्याण के लिए निजी जीवन की नैतिकता। इसे दो नैतिकताएं बनी थी। ठीक ऐसे कहा था कि नैतिकता दुविधा समाधान का विज्ञान है। हमारी कुछ दुविधाएं केवल निजी जिंदगी की आस्थाओं के टकराव की दुविधाएं हैं, कुछ दुविधाएं ऐसी जिनमें निजी और सार्वजनिक जिंदगी टकराती है, सार्वजनिक और सार्वजनिक जिंदगी टकराती है। ऐसी दुविधाओं के हल के लिए भी आस्था के टकराव वाले मामलों में निजी जिंदगी की नैतिकता, आस्था तर्क और तर्क के टकराव में सार्वजनिक जिंदगी की नैतिकता का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से नैतिकता दो भागों में बटेगी। फिर हम गए थे और पढ़ने की कोशिश की थी निजी जिंदगी की नैतिकता है क्या। बताया था वो नैतिकता जो कल्चर पर बात करती है, उसके मुद्दों को उठाती है, धर्म के मामलों को उठाती है, आस्था के मामलों को उठाती है, निजी संबंधों को उठाती है। उस नैतिकता जो इन सब मुद्दों पर बातचीत करती है, उस नैतिकता को निजी जिंदगी की नैतिकता कहते हैं। इसके कई लक्ष्य हैं। ये राज्य में रहने वाले हर नागरिक की भावना का संपोषण, संरक्षण करना चाहती है, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार बचाना चाहती है, कल्चरल डाइवर्सिटी को, सांस्कृतिक विविधता को प्रोटेक्ट करना चाहती है, विभिन्न मनुष्यों के बीच सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर, धार्मिक पहचानों के आधार पर भेदभाव होने से रोकती है। इस तरह की नैतिकता निजी जीवन की नैतिकता है। इसके प्रमुख सिद्धांत भी कुछ पढ़े थे, मूल्य भी पढ़े थे। फिर किस तरह की नैतिकता में क्या दुविधा है, और आपको दुविधा दिखाया कि जैसे कहीं आस्था और आस्था टकरा रही हो, दो सांस्कृतिक मामले टकरा रहे हो, जैसे खान पान, पहनावा, धर्म, ये सब सांस्कृतिक मामले हैं। दो सांस्कृतिक मामले टकरा रहे हो, दिखाया था कि हिंदू का मामला, मुसलमान का मामला टकरा रहे हो, तो कैसे पता करें कि उसमें क्या होना चाहिए। और वहां हमने देखा था कि जब ऐसा कोई मामला आएगा तो निजी जिंदगी के मूल्य लिख लेंगे एक तरफ, और दोनों मत लिखेंगे, एक बार हिंदुओं का, एक बार मुसलमानों का। जिसका मत निजी जिंदगी के मूल्यों के साथ संगत होगा, बहुलता के साथ संगत होगा, सापेक्षता के साथ संगत होगा, सहिष्णुता के साथ संगत होगा, उसी मत को मान लेंगे नैतिक है। इस तरीके से निजी जिंदगी में अगर आस्थाएं टकराएंगी आपस में, तो हम पता कर लेंगे ऐसे आस्थाओं के टकराव में किसकी बात मानी जाए, किसकी बात ज्यादा सही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सार्वजनिक जीवन की नैतिकता, वो नैतिकता जो बौद्धिक कल्याण के लिए आई है, जो कैरियर के लिए, तरक्की के लिए, भौतिक विकास के लिए आई है, उसको सार्वजनिक जीवन नैतिकता कहते हैं। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य के कानून, अर्थव्यवस्था सब आ जाएगा। इसी संदर्भ में बातचीत करते हुए देखा था कि कई बार सार्वजनिक और निजी जीवन की नैतिकताएं टकरा जाती हैं। सवाल था उसमें क्या करेंगे। जैसे आपको दिखाया कि घर के अंदर मियां बीवी निजी मामला है, निजी संबंध है, लेकिन घरेलू हिंसा कर दिया तो किसी आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया। अगर फंडामेंटल राइट लेकर घर के अंदर घुसोगे तो निजी क्षेत्र हमारा खत्म हो जाएगा, और निजी मान के घर के अंदर सब कुछ छोड़ दोगे तो एक स्त्री का फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। क्या करें?
राज्य को घर के अंदर प्रवेश कराएं कि ना कराएं? माना जाता था कि घर निजी मामला है, राज्य सार्वजनिक मामला है, सार्वजनिक राज्य निजी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, हमारी दहलीज नहीं लांग सकता घर की। दुविधा है। दिखाया मुसलमान कह रहे हैं ट्रिपल तलाक हमारा निजी मामला है, राज्य कह रहा कि नहीं ये तो स्त्री का मामला है, व्यक्ति का मामला है, व्यक्ति के अधिकार का मामला है। क्या करें? ट्रिपल तलाक के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात ना सुने, उनके पर्सनल कानूनों में भी हस्तक्षेप कर दें, इसको सार्वजनिक मामला माने मूलतः, या निजी मान के इसको छोड़ दें कि मुसलमान स्त्रियों को मुसलमान ही संभालें। ऐसी दुविधाओं को आपने देखा, हम सार्वजनिक जीवन में जब ले आए तो दो आधारों पर हमने हल किया, एक संगतता के आधार पर, दूसरा पहचानों के क्रम के आधार पर, और कहा कि तीसरा इसको हल कर सकते हैं आप कांत के दो सूत्रों से, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से, कि अज्ञानता के आवरण के पीछे अगर आपको ले जाया जाता तो आप कौन सा विकल्प चुनते? किस विकल्प को चुनने पर सभी पहचानों को न्यूनतम क्षति होगी? जिसे रॉल्स ने दुविधा करना सिखाया था, याद कीजिएगा, फिर से देखिएगा अपनी कॉपी, उस तरीके से भी इनको हम हल कर सकते थे। तो ये बात अगर आप समझ गए तो आप इस दुविधा को कर लेंगे। अब आइए जरा एक और आधार पर ये नैतिकता के क्षेत्र या आयाम को थोड़ा समझ लेते हैं। ये कम महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल ज्यादा है, फिर भी बता दे रहा हूं। तो देखो 9 सवाल बनाया होगा, जब नैतिकता के क्षेत्र पढ़ाया तो 9 सवाल बनाए थे। वो 9 सवाल हल हो रहे हैं कि नहीं देखना। पहला सवाल था कि नैतिकता के क्षेत्र कैसे बांटे गए, उसका हल हुआ कि नहीं हुआ? कार्य नैतिकता क्या करती है उसके आधार पर दिखा रहे कैसे बांटे गए। फिर गए थे निजी जीवन की नैतिकता क्या है, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी दुविधाएं क्या है, और इसकी दुविधाओं का हल कैसे होगा। ये 5 सवाल निजी जीवन की नैतिकता में बनाए थे। वो सवाल हुए या नहीं हुए देखना। फिर गए थे सार्वजनिक जीवन की नैतिकता क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, इसकी दुविधाएं क्या है, और इससे जुड़े दुविधाओं का समाधान कैसे होगा। ये अगर जो सवाल हम लोगों ने बनाए थे, जब देखना अपनी कॉपी फुर्सत मिले, जब चैट वैट से अपनी कॉपी पर पलटना, उसमें टॉपिक पढ़ाने से पहले 9 सवाल बनाए होंगे। अगर उन 9 के 9 सवालों का उत्तर तुमको मिल गया, जिसका तभी टॉपिक तुमको समझ में आ गया, आगे कोई केस स्टडी आएगी, उस केस स्टडी पहचान वाले तरीके से, अगर आस्था का मामला टकरा रहा होगा तो जैसे गाय वाला मामला सॉल्व किया था वैसे उस तरीके से तुम उनके स्टडीज को हल कर सकोगे। अब मैं एक और थोड़ा कम महत्वपूर्ण नैतिकता के क्षेत्र को समझने का एक और दृष्टिकोण है, उसके बारे में भी, उसके बारे में क्या लिखा गया है, असल उसके बारे में क्या जान सकते हैं। तो देखो एक और दृष्टिकोण से हम नैतिकता को विषय वस्तु के आधार पर, क्या पढ़ते हैं नैतिकता में, उसके आधार पर इतने भागों में बांट सकते हैं। जैसे नैतिकता के कार्य के आधार पर बांटा था ना 2 भाग में, एक निजी जीवन की नैतिकता और एक सार्वजनिक जीवन की नैतिकता, वैसे ही विषय वस्तु के आधार पर विभाजन, विषय वस्तु के आधार विभाजन जब हम करेंगे तो इतने भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं मानकीय नीति शास्त्र, जिसको तुम पहले सुन चुके हो। दूसरे को कहते हैं अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। तीसरे को कहते हैं अधिनीति शास्त्र, और चौथे को कहते हैं वर्णनात्मक नीति शास्त्र। नैतिकता के काम के आधार पर निजी जीवन की नैतिकता और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता 2 भाग में बटी थी, उसको हम पढ़ चुके। विषय वस्तु के आधार पर क्या क्या कंटेंट हो सकता है नैतिकता में, 4 भाग में बांट सकते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, मेटा एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, 4 भाग में इसको बांट सकते हैं। चलिए जरा एक एक करके इसको देखते हैं कि 4 भाग क्या है। मानकीय नीति शास्त्र की वो शाखा है, थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूं पहले। मानकीय नीति शास्त्र ये नीति शास्त्र की वह शाखा है जो निम्नलिखित सामान्य प्रकृति के नैतिक प्रश्नों का उत्तर खोजती है। पहला, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। दूसरा, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के तौर पर हमारे भीतर
किस प्रकार के सद्गुण और मूल्य होने चाहिए? व्यक्ति के तौर पर हमारे भीतर किस तरह के मूल्य और सद्गुण होने चाहिए? दुविधा समाधान कैसे किया जाना चाहिए? अब देखो, सारे क्वेश्चन जनरल किस्म के हैं। कैसा इंसान बनना चाहिए, हमारे भीतर क्या सद्गुण होने चाहिए, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, सही गलत का फैसला कैसे करना चाहिए, दुविधा कैसे हल करनी चाहिए, सामान्य प्रश्न है। ऐसे सामान्य प्रश्नों का जो जवाब देता है उस नीति शास्त्र के आयाम या क्षेत्र को या शाखा को मानकीय नीति शास्त्र कहते हैं। इसी को आदर्शमूलक नीति शास्त्र, अंग्रेजी में नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। तो क्या है ये आदर्शमूलक नीति शास्त्र है, इसी को नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। ठीक है। तो नीति शास्त्र की वो शाखा जो मनुष्य के चरित्र, उसकी जिंदगी, उसके निर्णय, उसकी दुविधाओं से संबंधित चाहिए वाले प्रश्नों का जवाब देती है, उसको मानकीय नीति शास्त्र कहते हैं। तो क्या बताया कि अगर कोई नीति शास्त्र की शाखा है जो क्या कर रही है, मनुष्य के चरित्र, उसके जीवन, उसकी दुविधा, उसके निर्णय से संबंधित चाहिए वाले प्रश्नों का उत्तर यह कहीं हो रहा है, किसको हम कहेंगे? मानकीय नीति शास्त्र। अब जरा देखो, इसी का क्षेत्र अगर नैरो कर दें, मनुष्य की कोई खास पहचान बना दें, जिसे कहते हैं प्रशासक, जिसे कहते हैं डॉक्टर, जिसे कहते हैं इंजीनियर, जिसे कहते हैं टीचर, मनुष्य नहीं, किसी खास क्षेत्र का मनुष्य, किसी खास संस्था में काम करने वाला मनुष्य। और सवाल यही रहे क्या कि प्रशासक को कैसा होना चाहिए, प्रशासक का चरित्र कैसा होना चाहिए, प्रशासक को निर्णय कैसे लेना चाहिए, प्रशासक को दुविधा समाधान कैसे करना चाहिए। तो नैतिकता मानकीय नीति शास्त्र नहीं कहलाएगी, वो प्रशासनिक नीति शास्त्र होगा। अब प्रशासनिक नीति शास्त्र एक अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र है। अनुप्रयुक्त मतलब जहां हम एथिक्स की थ्योरी को किसी एक फील्ड में अप्लाई करते हैं, वो फील्ड प्रशासन होगा तो प्रशासनिक नैतिकता, वो फील्ड चिकित्सा होगी तो चिकित्सकीय नैतिकता, वो फील्ड व्यवसाय होगा तो व्यवसायिक नैतिकता। एक खास फील्ड के लिए जब आप चाहिए वाले सवालों का जवाब ढूंढते हैं तो उसको अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो मानकीय नीति शास्त्र हो गया। प्रश्न सामान्य हो, उनका जवाब ढूंढने वाला नीति शास्त्र मानकीय है। और अगर क्या करते हैं हम, अगर नैतिकता से जुड़े मुद्दे या प्रश्न किसी विशिष्ट पहचान, ब्रैकेट में प्रशासक, चिकित्सक, व्यवसायी अथवा संस्था, संस्था में जैसे प्रशासन, व्यवसाय, चिकित्सा से जुड़े हों या संबंधित हों, तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वाला नीति शास्त्र क्या कहलाएगा? अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र होगा। यह अप्लाइड एथिक्स होगा और जिस फील्ड का होगा, जिस संस्था का होगा, उसी के नाम से जाना जाएगा। तो प्रशासन से जुड़ा होने पर क्या कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र या प्रशासनिक नैतिकता। पर्यावरण से जुड़ा होने पर पर्यावरणीय नैतिकता, चिकित्सा से जुड़ा होने पर चिकित्सकीय नैतिकता। ये सब अप्लाइड एथिक्स है या अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र है। यहां सवाल क्या रहेंगे? वहां मानव जीवन कैसे बेहतर किया जाए, यहां सवाल होगा संस्था कैसे बेहतर की जाए, प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए। वहां सवाल था कि मनुष्य को दुविधा कैसे हल करनी चाहिए, यहां सवाल होगा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आने वाली दुविधा को कैसे हल किया जाना चाहिए। वहां सवाल था मनुष्य को कैसे बनना चाहिए, यहां सवाल होगा प्रशासनिक अधिकारी को कैसा इंसान बनना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए। पर्यावरण में जाएगा तो क्या सवाल हो जाएगा? पर्यावरणीय दुविधाओं का समाधान कैसे होगा, पर्यावरण के संदर्भ में हमको कौन से मूल्य चुनने चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में हमारे निर्णय कैसे होने चाहिए। तो जब आप किसी खास क्षेत्र, संस्था या खास पहचान के लिए एथिक्स करते हैं तो उसको अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। तो एक हो गया नॉर्मेटिव और एक हो गया अप्लाइड। ठीक है। अब तीसरा जो नीति शास्त्र का शाखा है वो कौन सी है? तीसरी नीति शास्त्र की शाखा है, इसका नाम बताया था अधिनीति शास्त्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटा एथिक्स। ठीक है, मेटा एथिक्स। साहिल राज सर, संभल में 42 साल बाद होली मनाया गया है,
आप क्या खेलना चाहते हो? होली खेलने आते हो कि इथिक्स पढ़ने आते हो? होली खेलने तो नहीं आए हो, ठीक है। वैसे संभल का जो स्टूडेंट, संभल का जो डीएम है, मेरा स्टूडेंट रहा है, राजेंद्र पेंसिया, 2015 बैच के आईएएस है, फिलॉसफी विषय था इनका, मुझसे फिलॉसफी पढ़ी है। यूपी में इसमें कई जिलों के डीएम मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैंने पढ़ाया है। कई जिलों के सीडीओ मेरे स्टूडेंट हैं। तो होली तो खेलने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये जानने में जरूर इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप जहां पढ़ लिख रहे हैं उससे भारत के कई ऐसे प्रांतों में दर्जनों आईएएस आईपीएस नौकरी कर रहे हैं पढ़ने के बाद। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस टीचर से, जिसने 650-700 से ज्यादा आईएएस आईपीएस आईआरएस बनाए हो, उससे तुम होली खेलने का सवाल पूछना चाहते हो या एथिक्स का? तुम तमिलनाडु, केरला से लेकर और कश्मीर तक चले जाओगे, मेरे पढ़ाए दर्जनों स्टूडेंट हर राज्य में होंगे जो बड़ी प्रशासनिक सेवाएं दे रहे होंगे। तुम्हारे ऊपर है कि तुम सीखना चाहते हो या होली, ईद और हिंदू मुसलमान करके क्लास को निपटाना चाहते हो। तुम देखो, इसलिए मैंने कई बार कहा कि तुम जो ऐसे, क्योंकि कई बार हम कंट्रोवर्सी मुद्दा उठाते हैं, अब अचानक होली दिवाली मनवाने लगोगे क्या? और तुम्हारे बैच में जो पढ़ा रहा हूँ ये तुम तो नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन बहुत अलग, तुम्हारा हिंदी का उनका इंग्लिश करते थे, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो कितना बात मीटिंग करते हो, हालांकि मैं तो ज्यादा। चलिए अब आइए, वापस आइए। अधिनीति शास्त्र का क्या मतलब? और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अधिनीति शास्त्र से बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, किताब में तुम्हारे गाइड में बात मिल जाएगी, फिर भी समझा दे रहा हूं क्योंकि ऐसा ना लगे कि पार्ट ये वाला टॉपिक आधा हुआ। हालांकि नैतिकता के क्षेत्र में पिछले 3-4 दिन से हैं, एक टॉपिक को 4-4 क्लास में पढ़ा रहा हूं, जिस पर तुम्हारी किताबों में 10 लाइन भी नहीं लिखी हुई है। निजी सार्वजनिक जीवन की नैतिकता पर 20 लाइन भी किसी गाइड किताब में नहीं लिखी, उस पर मैंने लगभग 3.5-4 कक्षाएं ले ही ली। ये वाला पार्ट मिल जाएगा तुमको, जो मानकीय नीति शास्त्र है। किसने सवाल पूछा था कि मानकीय नीति शास्त्र में क्या होता है, उस सवाल में देख नहीं पाया क्योंकि तब मैं तुम्हारे कॉमरेड साथी के होली खेलने के सवाल का जवाब दे रहा था। मैं इस पर सवाल भेजना अपना कि आपने क्या मानकीय बताया था, इसमें क्या कह दिया, सवाल बताना, मैं देखता हूं उसको। अधिनीति शास्त्र क्या है? ये नीति शास्त्र की वो शाखा है जो सही गलत नहीं तय करती, ना किसी संस्था का, ना किसी पहचान का, ना सामान्य मानव जीवन का। इसका काम ये पता लगाना है कि नैतिकता की भाषा कैसी है, इथिक्स की लैंग्वेज बाकी सब्जेक्ट की लैंग्वेज से कैसे अलग है, इथिक्स में मीनिंग कैसे बनता है। इसका काम है ये पता लगाना कि चाहिए जैसे शब्द का अर्थ कैसे निकाला जाता है। चाहिए शब्द का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम जब, मैं सवाल ढूंढने लगा था कि सवाल उनका आ रहा है क्या, इसलिए देखने लगा था बीच में, तो जो ऐसे प्रश्नों का जवाब दे, कैसे प्रश्नों का, नैतिकता की भाषा का स्वरूप क्या है, नैतिकता की भाषा अन्य भाषाओं से या अन्य विषयों की भाषाओं से अलग कैसे है, नैतिक प्रत्ययों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, नैतिक प्रत्ययों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, चाहिए जैसे शब्द को कोई व्यक्ति कैसे समझता है। इस तरह के सवाल जिनका संबंध लैंग्वेज से, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है, इन सब बातों से होता है, उसको कहते हैं मेटाएथिक्स। तो मेटाएथिक्स सही गलत का निर्धारण नहीं करती। अधिनीति शास्त्र में तुमने देखा, हम इस बात को तय करते हैं क्या सही क्या गलत है, बस अंतर क्या था। मानकीय नीति शास्त्र में सही गलत तय करते हैं सामान्य मानव की जिंदगी का, और अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र में तय करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए, व्यवसायियों के लिए। मानकीय नीति शास्त्र में दुविधा समाधान कैसे होगा, उसके लिए उपयोगिता बात करते हैं। पर्यावरण में जाएंगे तो पर्यावरणीय समस्याओं का, दुविधाओं का समाधान कैसे होगा, इसको केवल पर्यावरण के संदर्भ में देखेंगे, सारी दुविधाओं के संदर्भ नहीं। तो वहां तुमने देखा कि सवाल लगभग एक जैसे हैं, बस एक जगह मानव है, दूसरी जगह कोई एक प्रोफेशनल है। एक जगह सामान्य सवाल है पूरी दुनिया जिंदगी के लिए, और दूसरी जगह किसी संस्था के सवाल है। लेकिन यहां पा रहे हो कि संस्था, मानव, ये सब गायब हो गए। कौन आ गया केंद्र में? भाषा, इथिक्स की लैंग्वेज कैसी है। अभी बहुत ज्यादा बड़ा विषय, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, समझा देता हूं बहुत संक्षेप में। देखो, माना जाता है कि अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी भाषा, जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भाषा संज्ञानात्मक भाषा है। परेशान मत होना, एक टर्म यूज किया मैंने, संज्ञानात्मक भाषा है, कॉग्निटिव लैंग्वेज कहते हैं। ये संज्ञानात्मक भाषा होती क्या है? ऐसी भाषा जिस भाषा के वाक्य का वेरिफिकेशन हो सके, जिस भाषा के शब्दों को निर्देश से दिखा सके, उंगली से दिखा सके। जैसे मैं बोलूंगा ये कलम है,
कलम, तो मैं कलम को क्या कर सकता हूं, उंगली से दिखा सकता हूं। मैं कहूं मोबाइल, तो मोबाइल को क्या कर सकता हूं, उंगली से दिखा सकता हूं। मैं कहूं माउस, माउस को उंगली से दिखा सकता हूं। मैं कहूं कैमरा, सामने उंगली से दिखा सकता हूं। लेकिन चाहिए को मैं नहीं दिखा सकता, चाहिए की उंगली नहीं कर सकता किस तरफ। तो लोग कहते हैं देखो विज्ञान की भाषा ना संज्ञानात्मक भाषा है, इसमें माइटोकांड्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे, माइटोकांड्रिया को दिखा सकते हैं या उसका सत्यापन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसी भाषा जिसमें जो कुछ हम बोलते हैं उसका सत्यापन हो सकता है, उसको दिखा सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो भाषा संज्ञानात्मक भाषा है। तो साइंस की भाषा संज्ञानात्मक भाषा है। लेकिन जब नैतिकता में ये कहते हैं कि तुमको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, तो सत्यनिष्ठा कोई कलम की तरह, मोबाइल की तरह चीज नहीं जिसकी तरफ दिखा दे, और चाहिए भी कुछ ऐसा नहीं जिसको उंगली से दिखा दे। सत्यनिष्ठ होना चाहिए, इसका कोई सत्यापन जैसा भी काम नहीं कर सकते। एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका सत्यापन कर सकते हैं। सत्यनिष्ठा का सत्यापन करना बड़ा मुश्किल है। तो उसी विधि से जैसा आप एटम का कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ दार्शनिकों ने माना कि देखो नैतिकता एक अलग भाषा है, इसमें जो शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों का सीधा कोई संकेतित अर्थ नहीं होता, ये अलग किस्म के शब्द हैं, इसके वाक्य अलग किस्म के हैं। इसलिए इसको साइंस की लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, उस लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता जो दुनिया का वर्णन करने के लिए आई है। दुनिया का वर्णन करने वाली बात वही बताएगी जो दुनिया में है। लेकिन सत्यनिष्ठा, करुणा, दया हमारी दुनिया में थोड़ा था, ये तो हमने धीरे धीरे विकसित किया है। लोकतंत्र हमारी दुनिया में नहीं था, हमने विकसित किया है। तो नैतिकता जिन मूल्यों वगैरह की बात करती है वो कोई दिखाई देने वाली चीजें नहीं है। इसलिए इनके लिए उसी तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता जिस भाषा का हम दिखाई देने वाली या दुनिया में जिसका सत्यापन कर सकते हैं, उन चीजों के लिए जो भाषा हमने बनाई है उसकी भाषा के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर सवाल उठता है कि भाषा अगर उस तरह की नहीं है तो इसका अर्थ कैसे निकलता है। इसके दार्शनिकों ने बहुत सारे सिद्धांत बनाए हैं। किसने संवेगवाद बनाया, किसने आदेशवाद बनाया, किसने परामर्शवाद बनाया, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत बनाए। जैसे वहां तुमने उपयोगितावाद, सुखवाद, स्वार्थवाद पढ़ा मानकीय नीतिशास्त्र में, वैसे यहां परामर्शवाद, आदेशवाद, संवेगवाद जैसे सिद्धांत हैं, जिनमें कुछ लोग कहते हैं नैतिक भाषा संवेगात्मक होती है, कुछ कहते हैं नैतिक भाषा परामर्शात्मक होती है, सलाहकारी है, कुछ कहते हैं नैतिक भाषा आदेशात्मक होती है, वो कहते हैं नैतिक भाषा साइंस वाली भाषा नहीं, ये आदेश की भाषा है, कुछ कहते हैं परामर्श की भाषा है, कुछ कहते हैं संवेग पैदा करने की भाषा है। ये अलग सिद्धांत है। यही सारे सिद्धांत जहां हम पढ़ते हैं कि नैतिक भाषा है कैसी, साइंस की भाषा से अलग इसका निकाला कैसे जाता है, जब हम किसी को चाहिए बोलते हैं तो चाहिए से क्या मायने लेता है, इस तरह के प्रश्नों को जहां हल करते हैं उसको मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र कहते हैं। कभी वक्त मिलेगा तो इसको कुछ एक सिद्धांत का समझा दूंगा। अदरवाइज समझना कि ये मूलतः नैतिक भाषा की व्याख्या और विश्लेषण करने वाली एथिक्स की ब्रांच है। तो नैतिकता को कितने क्षेत्र में बांट दिया हमने अब तक? 3। मानकीय वैज्ञानिक क्षेत्र, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र दूसरा क्षेत्र, और अभिनीति शास्त्र तीसरा क्षेत्र, और चौथा क्षेत्र है वर्णनात्मक नीतिशास्त्र। बहुत सामान्य है, सुन लो केवल इसको। वर्णनात्मक नीतिशास्त्र का काम इन सब नैतिक शाखाओं से अलग है। इसका काम है किसी समाज, समुदाय के नैतिक ढांचे का वर्णन करना। इसकी जगह कर दो समाजों के नैतिक ढांचे की तुलना करना। अगर हम क्या बताने लगे, अमेरिका का समाज इस तरीके का नैतिक समाज, इसमें ये मूल्य होते हैं, भारत का नैतिक समाज ये समाज, इसमें ये मूल्य होते हैं, भारत और अमेरिका के समाज की नैतिक विशेषताओं का वर्णन करने लगे तो उसको वर्णनात्मक नीतिशास्त्र कहेंगे। ठीक है, दो समाजों के नैतिक ढांचे का वर्णन करने लगे तो उसको वर्णनात्मक नीतिशास्त्र कहेंगे। भारत का नैतिक समाज कैसा है, इसमें आस्था ज्यादा है, भारतीय समाज में परंपरा से नैतिकता ज्यादा आती है, धर्म का प्रभाव ज्यादा है, ये सब बात बताने लगे तो कहेंगे वर्णनात्मक नीतिशास्त्र है। तो वर्णनात्मक नीतिशास्त्र बेसिकली सही गलत नहीं बताता, ये किसी समुदाय या समाज के नैतिक विशेषताओं के बारे में बात करता है, उसका डिस्क्रिप्शन करता है। जैसे इतिहास में, भारतीय इतिहास में आप क्या करते हैं, भारत के इतिहास का वर्णन करते हैं, वैसे वर्णनात्मक नीतिशास्त्र में आप समाजों के नैतिक ढांचों का वर्णन करते हैं, इसको वर्णनात्मक नीतिशास्त्र कहते हैं। तो नैतिकता के क्षेत्र के हिसाब से, विषय वस्तु के आधार पर नैतिकता को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: मानकीय नीतिशास्त्र, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, अधिनीति शास्त्र और वर्णनात्मक नीतिशास्त्र। इतनी बात अगर जानते हो तो हमने नैतिकता के क्षेत्र वाला टॉपिक पूरा कर लिया। ज्यादा महत्वपूर्ण बात निजी जीवन की नैतिकता, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता थी, उसको पढ़ा दिया। और कम महत्वपूर्ण बात नैतिकता को कितने भागों में बांटा जा सकता है कार्य के अलावा विषय वस्तु के आधार पर, वो भी पढ़ा दिया। अब कल की क्लास में जब मिलेंगे तो देखेंगे अगला टॉपिक क्या शुरू करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और यूनिट 1 को हम जल्दी ही वाइंड अप करने वाले हैं हम लोग। हमने यूनिट 1 के साथ यूनिट 5 की भी कुछ पढ़ाई की है, गांधी, पांत, रॉल्स, कम से कम 3 बड़े थिंकर यूनिट 5 के भी इसके साथ पढ़ लिए हैं। तो कल एक क्लास और करेंगे यूनिट 1 पर, उसके बाद शायद हम यूनिट 2 पर मूव कर जाएंगे। कल मिलते हैं इससे आगे की चर्चा के लिए।